प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी की सीरीज में। हम लोग पहले चैप्टर जीव जगत का अध्ययन कर रहे थे और हमने पिछले लेक्चर में उसके कुछ लक्षण को यानी कि पहले कैरेक्टर को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके दूसरे कैरेक्टर को समझना। जैसा कि यहाँ लिख रखा है, इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जीवों के लक्षण में हमने पहला लक्षण देखा था कि सभी जीव वृद्धि करते हैं और हमने यहाँ समझाने का भी प्रयास किया था कैसे वृद्धि करते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि वृद्धि निर्जीव में भी देखने को मिलती है और सजीव में भी देखने को मिलती है। निर्जीव में जो वृद्धि होती है हमने आपको समझाया था कि वो नीचे से उसके निचली सतह से देखने को मिलती है। जैसे बालू का एक लंबा सा टीला हम एकत्रित कर दें और बालू की मात्रा बढ़ाएं तो नीचे वाला उसका सतह क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो हम उसे वृद्धि कह सकते हैं। जबकि यदि वो जीव है तो उसमें वृद्धि उसके भीतर यानी कि आंतरिक देखने को मिलती है। एक चीज और हम लोगों ने समझा था कि इसको और भी क्लियर समझने के लिए हम इसको क्या देखते हैं कि एक पात्रे संवर्धन में कोशिका जो विभाजित हुई रहती है उसका विभाजन हम देख सकते हैं। तो हमने समझाया था कि पात्रे संवर्धन एक विशेष प्रकार का माध्यम होता है जिसमें उत्तकों की, जैसे उत्तक तो जो भी जीव हैं, प्लांट्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, उसको लेकर के बाहर, ठीक है ना, उसकी बढ़ती हुई संख्या को हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो उसकी सहायता से भी हम लोग देख सकते थे। अब यहाँ पे एक चीज मैंने और हम लोगों ने समझा था कि जो यह वृद्धि है यह मुख्य लक्षण जीव का नहीं हो सकता है क्योंकि यह निर्जीव और सजीव दोनों में देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने पहला लेक्चर अपना कंप्लीट किया था। आज हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे कि जीव जनन यानी कि जनन भी इसका एक क्या है, अभिलक्षण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपनी तरह की संतति को देना या उत्पन्न करना। ठीक है, तो यहां लिख रखा है कि वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। बिल्कुल, वृद्धि यानी कि वृद्धि का मतलब जैसे कोई एक प्राणी है या कोई एक जीव है। अब यह एक जीव एक से दो में आता है तो उसकी संख्या में वृद्धि होती है ना। तो वह कैसे आता है, तो यदि वह प्राणी है या जीव है तो उसके अंदर जनन की प्रक्रिया होती है और जनन के द्वारा ही वह संख्या में उसकी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, इस संख्या के संदर्भ में भी इस तथ्य की पुष्टि या व्याख्या हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है कि बहुकोषीय जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है। ठीक है, यानी कि बहुकोषीय जीव में जनन का अर्थ ही होता है अपनी तरह की संतति को उत्पन्न करना या लाना, जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। यानी कि जो संतति आती है वह लगभग अपने माता पिता से क्या होता है, मिलती जुलती है, लगभग, पूरी तरह से नहीं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे माता पिता का मतलब ही वह लैंगिक जनन ही करेगा यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने सीखा है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें दो लिंग की आवश्यकता पड़ेगी, एक लिंग मेल होगा और एक लिंग फीमेल होगा और इनके ही मिलने से किसी प्रोजनी या संतति का निर्माण होगा। तो यहाँ पे किसकी चर्चा हो रही है, लैंगिक जनन की चर्चा हो रही है। जीव, आगे देखिए, जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। यानी कि यह जरूरी नहीं है कि समस्त सभी जीव लैंगिक के फलस्वरूप ही संतति का निर्माण करते हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं, यानी कि उसमें किसी दूसरे उसके सहयोगी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना। फंजाई, ये फंजाई लिखा है जबकि ये फंजाई होगा। ठीक है, आप सुधार के इसको पढ़ेंगे। फंजाई यानी कि कवक लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करते हैं और सरलता से फैल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि जो अलैंगिक जनन जो भी जीव करता है उसमें उसके साथी जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह अकेले ही अपने अंदर अपनी संख्या को क्या कर सकता है, बढ़ाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कवक की बात कर रहा है तो कवक यानी कि फंजाई, अंग्रेजी में हम लोग फंजाई कहते हैं। यह अकेला कवक लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा, यहाँ अलैंगिक बीजाणुओं का मतलब स्पोर जो कि एक कोशिकीय संरचना होती है के द्वारा गुणन करके, माने मल्टीप्लाई अपनी संख्या में क्या करता है, करके
अपनी संख्या को सरलता से बढ़ाता है और फैल जाता है, जबकि निम्न कोटि के जीव यानी कि साधारणतः जो निचले स्तर के जीव हैं, जैसे कि ईस्ट, यह भी एक कवक ही होता है, ठीक है, तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे भी निम्न कोटि के जीव हैं जैसे कि ईस्ट हैं और हाइड्रा है, ठीक है, इनमें मुकुलन के द्वारा जनन होता है। तो ये जो मुकुलन की प्रक्रिया यहाँ पे लिख रहा है, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे बाई द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग, यानी कि मुकुलन। और यह मुकुलन का मतलब ही होता है कि इसमें जो भी जीव होगा, जैसे ये ईस्ट की बात कर रहा है, जैसे ये मान लिया हमने ईस्ट, ठीक है, यह ईस्ट अपने अंदर क्या करेगा, एक प्रकार का एक छोटी सी संरचना आउट ग्रोथ का निर्माण करेगा, ठीक है, और यह आउट ग्रोथ क्या करेगी, तो इसके अंदर यह जो केंद्रक की स्थिति होती है, यह केंद्रक इसके अंदर क्या होगा, आधा आधा रूपों में जाएगा, ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा कि ये यहां से अपनी संरचना को क्या कर लेगी, बराबर कर लेगी, और ये आउटग्रोथ अनुकूल परिस्थिति में एक नए इसकी तरह के जीव का निर्माण कर देगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ मुकुलन यानी कि बर्ड का मतलब ये वाली जो प्रक्रिया है, जो एक एक्स्ट्रा ग्रोथ इसके भीतर निकलता है, इसके बाहर देखने को मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं बर्ड या मुकुल, ठीक है। तो यह ईस्ट में भी देखने को मिलता है और हाइड्रा में भी यह देखने को मिलता है, ठीक है। हाइड्रा कुछ इस तरह की संरचना, हाइड्रा की कुछ इस तरह की संरचना देखने को मिलती है, और यहां से यही संरचना एक आउट ग्रोथ के रूप में इस तरह एक संरचना निकलती है, जिसे हम लोग कहते हैं मुकुल या बर्ड, और यह अनुकूल परिस्थिति में आकर के इससे अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है, जबकि ये प्लानेरिया, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों एक चीज आपको समझना है, ये अलैंगिक जनन की ये प्रोसेस है और इसमें किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे ये प्लानेरिया की बात कर रहा है, ये प्लानेरिया यानी कि जो चपटा फ्लैट वॉर्म होता है, कृमि होता है, में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त यानी कि जीवित कर लेता है। यानी पुनर्जनन का मतलब हम क्या समझ सकते हैं, तो पुनर्जन्म का मतलब कि इसमें जो भी जीव होगा, ठीक है ना, यदि वो पूरी तरह से खंडित हो गया हो, माने टूट गया हो, और उसके अंदर यदि केंद्रक की स्थिति होगी, थोड़ी सी भी उसके अंदर उसका अंश होगा, तो वह एक नए जीव का निर्माण कर लेगा, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो इसे हम पुनर्जनन कह सकते हैं, यानी कि उस जीव के कट के अलग होने के बाद भी वह जीव मरता नहीं है, उसका वह पुनः एक नए जीव में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्जनन। और यह वास्तविक रूप से देखने में मिलता है किसमें, प्लानेरिया में, ठीक है। अर्थात लिख भी रखा है कि ये खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः जीवित कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है, ठीक है। पुनः फंजाई तंतुमयी शैवाल मांस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं, ठीक है। तो यह भी विखंडन विधि भी फ्रेगमेंटेशन जिसे कहेंगे, इसमें भी छोटे छोटे भाग में बटना और बट करके प्रत्येक खंड का एक नए जीव में निर्माण कर लेना, यह भी प्रक्रिया अलैंगिक जनन की ही होती है, जो कि इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। जब हम एक कोशिक जीवों जैसे कि जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, एक कोशिक शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। यानी का मतलब कि जब भी एक कोशिकीय जीव, चाहे कोई भी हो, शैवाल हो, अमीबा हो, ठीक है ना, इनमें जो वृद्धि होती है, माने इनकी संख्या में जो वृद्धि होती है, वह वृद्धि जनन को ही यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, यानी कि जितनी संख्या में उसकी वृद्धि होगी उतने वो जीव का निर्माण करेंगे, इसकी यहाँ बात हो रही है, ठीक है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को यहाँ लिख भी चुका है कि हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। यानी हम लोग जो पिछले लेक्चर में यह सीखा था, यदि किसी भी जीव के भार में वृद्धि हो रही है या संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है, संख्या अथवा भार में वृद्धि हो रही है, तो उसे हम क्या समझते हैं कि वह एक नए किसी जीव का निर्माण
कर रहा है, ठीक है, उसको हम वृद्धि के रूप में ही परिभाषित कर चुके हैं, यानी कि समझ चुके हैं। अब तक हमने देखा है कि एक कोशिक जीवों में वृद्धि तथा जनन इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है, ठीक है। अब तक हमने देखा है कि एक कोशिक जीवों में वृद्धि तथा जनन, वृद्धि यानी कि बढ़ना, ठीक है, जनन इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट यह नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते हैं। जैसे कौन से? खेचर या खच्चर, जो गधे और घोड़े के क्रॉस से जो आता है उसे हम खच्चर बोलते हैं, म्यूल बोलते हैं। ये म्यूल ये ऐसा जीव है कि जो कि जनन करके अपनी तरह की संतान नहीं दे सकता। या बंद कामगार मधुमक्खी होती है, यह भी अपनी तरह के जीव का निर्माण नहीं कर सकते। या अनुर्वर मानव युगल भी इस श्रेणी में आते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो कि अपनी तरह की संतति को नहीं दे पाते हैं। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जनन है ना, वो भी किसी भी जीव के लिए उसका विशिष्ट लक्षण नहीं है। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में असक्षम है। हालांकि यह देखा गया है कोई निर्जीव वस्तु यानी कि जो भी निर्जीव है, ठीक है ना, जिसमें ये सारी क्रियाएं नहीं हो रही हैं, अपनी तरह की प्रतिलिपि वो नहीं बना सकता। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग इसके अगले लक्षण को जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।